ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH, मैंने जुनर से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। जुन एर, चलो तलाक ले लेते हैं। बांस के घर की बालकनी पर गूफी ने मुड़कर जुन एर को देखा, जो अभी अभी अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ कमरे में लौटी थी, और शांति से बोली, तुमने क्या कहा? कमरे के अंदर गूफी की बातें सुनकर जुन एर स्पष्ट रूप से स्तब्ध थी। फिर उसने अविश्वास में गूफी को देखा, ये सोचकर कि उसने गलत सुना है। मैंने कहा, चलो तलाक ले लेते हैं। जुन एर को देखते हुए गूफी की निगाहें शांत रहीं, उसका स्वर पहले की तरह ही दृढ़ था। वह मूल रूप से पृथ्वी से था, लेकिन एक कार दुर्घटना के बाद वह अप्रत्याशित रूप से डुक्यूई महाद्वीप में स्थानांतरित हो गया। इसके अलावा वह गू कबीले के शक्तिशाली 8 सितारा डू संत ब्लैक सबमर्ज्ड किंग गोली का पोता बन गया। उम्र के मामले में गूफी जुनर से सिर्फ 1 साल बड़ा था। वे दोनों बचपन के प्रेमी थे। हालांकि कुछ साल बाद कबीले के नेता गू युआन ने अचानक जुनर को वुटैन शहर में गुप्त रूप से भेजने का फैसला किया। उसे जियाओ कबीले के प्राचीन तुशे जैद की तलाश करनी थी। उस समय गूफी इसे रोकना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ कुछ साल का बच्चा था, गू कबीले के भीतर महत्वहीन। वह कबीले के नेता गू युआन द्वारा लिए गए फैसले को बदल नहीं सकता था। वह सिर्फ ये देख सकता था कि गू युआन द्वारा जुनर को गू दायरे से बाहर भेजा जा रहा है। उसके बाद गूफी ने गुप्त रूप से जुनर को वापस लाने का कोई रास्ता खोजने की कसम खाई। 10 साल में गूफी की साधना तेजी से आगे बढ़ी और वह गू कबीले का सबसे चमकदार प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। यहाँ तक कि गू किंग यांग, जिसे कभी युवा कबीले का नेता नियुक्त किया गया था, भी उसकी तुलना में फीका पड़ गया। गू कबीले के भीतर उनकी प्रतिष्ठा पुरानी पीढ़ी के कई बुजुर्गों से भी ज्यादा थी। इसके बाद गू फेई ने कबीले के नेता की बेटी को गू कबीले में वापस लाने के लिए गू कबीले की बड़ी परिषद में आवेदन किया। इसके अलावा उन्होंने जुनर से शादी करने की इच्छा भी व्यक्त की। अपनी वर्तमान स्थिति और साधना में अद्वितीय प्रतिभा को देखते हुए गू युआन भी विवाह के लिए अत्यधिक सहायक थे। गू युआन तुरंत उनकी शादी के लिए सहमत हो गए। जुनर को गू दायरे में वापस लाने के बाद कबीले के नेता गू युआन ने व्यक्तिगत रूप से गू फेई और जुनर के बीच विवाह की व्यवस्था की। हालांकि दोनों विवाहित थे, पिछले 6 महीनों से जुनर ने गू फेई के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि उसे छूने की भी अनुमति नहीं दी थी। गू फेई के प्रति उसका रवैया किसी अजनबी के प्रति उससे भी ज्यादा ठंडा था। 6 महीने से ज्यादा समय तक गू फेई ने जुनर के प्रति दयालु होने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। लेकिन ये सब एक तरफा लग रहा था। जुन एर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आज जुन एर बहुत खुश थी क्योंकि लिन यंग ने गू दायरे के बाहर से जियाओ यान के बारे में खबर वापस लाई थी। इससे पहले उसने लिन यंग से गू कबीले की मुख्य दू तकनीकें जियाओ यान को भेजने को भी कहा था। इतना ही नहीं, बल्कि वह स्वर्ण सम्राट की जलती हुई आकाश ज्वाला की उपज्वाला को भी देने को तैयार थी। और इस बार उसने लिन यंग से 3 महीने बाद वुटैन शहर में जियाओ यान के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने को कहा। जुन एर के पति के रूप में गूफी को उससे कभी कोई उपहार नहीं मिला था। अब जुन एर गुप्त रूप से किसी दूसरे आदमी से मिलने की योजना भी बना रही थी। गूफी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? गूफी, ये बकवास बंद करो, हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। जुन एर के दिल में एक पूर्वाभास की भावना भर गई। गंभीरता से बोलते हुए उसका सुंदर चेहरा तनावग्रस्त हो गया। गूफी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस शांति से जुन एर को देखा, उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। गूफी की प्रतिक्रिया देखकर जुन एर को एहसास हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा था। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। जुन एर के हाव भाव बदल गए और उसने अपना सिर हिला दिया। क्या शादी के बाद से ही हमारे बीच अच्छे संबंध नहीं रहे हैं? हमने कभी बहस भी नहीं की। मैंने क्या गलत किया है कि तुम तलाक मांग रहे हो? मैं तलाक के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जुन एर ने अपने होंठ सिकुड़े और गूफी को दृढ़ता से देखा। कबीले के नेता की बेटी के रूप में असाधारण प्रतिभा के साथ वह हर तरह से उज्ज्वल थी। अगर उसने गूफी को तलाक दे दिया तो ये दूसरों की दुर्भावनापूर्ण अटकलों को जन्म देगा और उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। वह ऐसा कभी नहीं होने देगी। डिंग, जुन एर ने गुस्सा पैदा किया है। भावना अंक जोड़ 100। इस समय गूफी के दिमाग में एक परिचित सिस्टम अधिसूचना गूंजी। जुन एर के गू कबीले को छोड़ने के बाद गूफी निराशा में पड़ गया था, और यह उस समय था जब भावना उन्नयन प्रणाली के साथ बंध गया। बहुत भाग्यशाली लोगों से भावनात्मक अंक एकत्र करके वह अपनी क्षमताओं को उन्नत कर सकता था। यह स्पष्ट उन्नयन प्रणाली की वजह से था कि गूफी पिछले 10 वर्षों में इतनी तेजी से बढ़ने में सक्षम था। साल अच्छा चल रहा है। हे, जुन र के चेहरे पर बेहद गंभीर भाव देखकर गूफी खुद को उपहास करने से रोक नहीं पाए।
तलाक से इनकार करने का तुम्हें क्या अधिकार है? जिस जुन र को वह पहले जानता था वह ठंडी लेकिन कोमल थी, लेकिन अब गू फेई को सिर्फ ठंडक ही नजर आ रही थी। शादी के बाद भी कुछ नहीं बदला था, वे अब भी अजनबी जैसे थे। मुझे अधिकार क्यों नहीं है? तुम्हारे कहने पर हमें तलाक क्यों लेना चाहिए? गू फेई के चेहरे पर ठंडी उपहास देखकर जुन र भड़क गई और वह पागलों की तरह चिल्लाई, हे, तुम पहले से ही धोखा देने की कगार पर हो और फिर भी मुझसे पूछ रहे हो कि क्यों? गू फेई ने फिर से उपहास किया। उसे यह महिला कई सालों से पसंद थी। अब उसने आखिरकार उससे रिश्ता तोड़ने का मन बना लिया था। धोखा। गू फेई द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द को सुनकर जुन र के शरीर में सनसनी फैल गई। थोड़ा कांप उठा। डिंग। जुन एर ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया है। इमोशन पॉइंट जोड़ दो 00। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कब धोखा दिया है? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। गूफी की ओर इशारा करते हुए और जोर से जवाब देते हुए जुन एर का नाजुक शरीर कांप उठा। झूठ बोल रहे हो। गूफी की आंखों में तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला अब भी इनकार करेगी। उसने जोर से कहा, तुम अभी किससे मिले हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई नहीं जानता? लिंग यंग मेरे बड़े हैं। गू दायरे में मेरे वर्षों के दौरान लिंग यंग ने मेरी देखभाल की। क्या मेरे लिए उनके संपर्क में रहना गलत है? गूफी के शब्दों को सुनकर जुन एर क्रोधित हो गई और उसने सही तरीके से उससे सवाल किया। लिंग यंग से संपर्क करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब तुमने लिंग यंग से संपर्क किया तो तुम वास्तव में किसी और के बारे में चिंतित थे। तुम अपने पति, मुझसे ज्यादा अपने उस पुराने प्रेमी की परवाह करती हो। गूफी ने मजाक करते हुए कहा। जुन एर की आंखों में तुरंत अपराधबोध की झलक दिखाई दी। डिंग। जुन एर ने घबराहट जोड़ गुस्सा पैदा किया है। भावना अंक जोड़ 100। बकवास। क्या पुराना प्रेमी? मैं इतने सालों तक जियाओ परिवार में रहा और उसे सिर्फ एक भाई परिवार की तरह माना। मुझे अपने परिवार की थोड़ी ज्यादा परवाह है। क्या ये गलत है? जुन एर को बहस करते हुए देखकर गूफी की आंखों में और भी तिरस्कार झलक रहा था। हे, एक तथाकथित परिवार का सदस्य जिसका कोई खून का रिश्ता नहीं है, क्या तुम कबीले के रहस्य को छिपाने के लिए डू तकनीक और यहां तक कि गोल्डन सम्राट के जलते हुए आकाश की उपलौ भेजने के लिए भी योग्य हो? गूफी ने व्यंग्य किया। और क्या तुम उसके साथ होने वाली हर चीज पर लगातार ध्यान देने और यहां तक कि अपनी अगली मुलाकात के लिए समय निर्धारित करने के योग्य हो? क्या तुम पहले से ही कल्पना कर रहे हो कि अगली बार जब तुम अपने तथाकथित भाई से मिलोगे तो उसे कैसे कसकर गले लगाओगे? जब उसने कहा तो गूफी की आंखें घृणा और घृणा से भर गईं। एक ऐसी महिला के लिए जिसका दिल उसका नहीं था, चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, गूफी को अब उससे कोई लगाव नहीं था। अध्याय 2। शादी की रात के लिए तैयार नहीं। तुम। गूफी की आंखों में देखते ही जुनर का दिल कांप उठा और उसके स्वर में तिरस्कार की भावना सुनाई दी। इस दौरान गूफी हमेशा उसके प्रति बहुत विचारशील रहा था, लगातार उसे खुश करने और उसकी देखभाल करने की कोशिश करता रहा था। उसने पहले कभी इस तरह से उस पर अपनी आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन अब उसकी पिछली विनम्रता पूरी तरह से गायब हो गई थी और जुनर इसे स्वीकार नहीं कर सका। डिंग। जुनर को घबराहट का एहसास हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। गूफी की आंखों में देखने की हिम्मत न करते हुए जुनर ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका स्वर अब पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं था, इसके बजाय उसमें थोड़ी नाजुकता थी। सच में, तुम्हारे पति के रूप में मैंने तुम्हें कई बार मेरे साथ बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन तुमने हमेशा खेती और कई अन्य कारणों जैसे बहाने बनाकर मना कर दिया। लेकिन जब बात तुम्हारे तथाकथित जियाओ यान भाई की आती है तो तुम बिना कुछ कहे उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ती हो, यहाँ तक कि इसे बाकी सभी से छिपाने की कोशिश करती हो। क्या ये तुम्हें संदिग्ध नहीं लगता? गूफी के होंठ एक फीकी, लगभग सुंदर मुस्कान में बदल गए। कोई व्यंग्य नहीं था, कोई तिरस्कार नहीं था, बस एक शांत उदासीन स्वर था। गूफी के शांत भाव को देखकर जुनर घबरा गई। उसने महसूस किया कि गूफी शायद अब उसकी परवाह नहीं करता। इसके अलावा गूफी के शब्दों ने जुनर को शर्म की गहरी भावना महसूस कराई। एक पत्नी के रूप में उसने अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया था, और एक विवाहित महिला के रूप में उसे अन्य पुरुषों से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए थी, जो एक अलिखित नियम था। डिंग। जुन एर को अपराधबोध और घबराहट का अनुभव होता है। भावना मूल्य जोड़ 200। मैं। गूफी, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मैं तो बस। तुमने कभी भी अपने पति के रूप में मेरी परवाह नहीं की। चाहे मैं तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुम्हारे पुराने प्रेमी की तुलना में ये कभी भी पर्याप्त नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। इस बिंदु पर खुद जुनर को भी बोलना जारी रखना मुश्किल लगा। कुछ सत्य निर्विवाद थे, भले ही गूफी अंधा न हो, वह उसके व्यवहार को देख सकता था। हमारी शादी का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है।
मैंने तुम्हारे लिए जो भी दयालुता दिखाई है वह तुम्हारे पुराने प्रेमी के साथ मिलने वाली खुशी की तुलना में निरर्थक है। गूफी ने फिर से बात की, उसकी आवाज़ में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी, मानो वह कोई अजनबी हो। इससे जुनर घबरा गई। चाहे उनकी शादी से पहले या बाद में, गूफी हमेशा उसके लिए बहुत अच्छा रहा था। इसके अलावा गूफी वास्तव में उत्कृष्ट था, इस दुनिया का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। इस बिंदु पर जुनर ने गूफी से तलाक लेने पर विचार करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसका उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। और अब मैं तुम्हारा हूं पति, फिर भी तुम दूसरे आदमी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हो, उसे साधना तकनीक भेजती हो, उसे उपलॉ भेजती हो और यहाँ तक कि उससे गुप्त रूप से मिलने की योजना भी बनाती हो। सबकी पीठ पीछे उससे गुप्त रूप से मिलना, क्या तुम उससे भी आगे जाकर उसके साथ सोने की योजना बना रही हो? हमारी शादी को आधा साल हो गया है और तुमने हमारी शादी को पूरा नहीं किया है। क्या तुम खुद को किसी दूसरे आदमी के लिए बचा रही हो? गूफी की नज़र जुनर की ओर और भी तिरस्कारपूर्ण हो गई। नहीं, जुनर घबरा गई, तुरंत चिल्ला पड़ी। गूफी के हाव भाव को देखकर वह टूटने की कगार पर थी। कौन अपने पति द्वारा इतना तिरस्कृत होना सहन कर सकता है? डिंग! जुनर भावनात्मक रूप से टूट गई। गंभीर चोट, भावनात्मक मूल्य जोड़ 1000। गूफी, ये वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। हमने शादी को पूरा नहीं किया है, इसका कारण सिर्फ ये है कि मैं तैयार नहीं हूं। जुनर ने बेचैनी से समझाया। तैयार नहीं? तैयार होना कैसा लगेगा? क्या तुम अपने पुराने प्रेमी के लिए खुद को बचाने की योजना बना रही हो? क्या तुम इसी के लिए तैयारी कर रही हो? गूफी की आंखों में घृणा के भाव दिखाई दिए। बकवास, मैंने ऐसा नहीं किया। गूफी के शब्दों से जुनर स्पष्ट रूप से उत्तेजित थी, उसकी आवाज़ विरोध में बढ़ गई। गूफी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारी नज़र में क्या मैं वाकई इतनी उच्छृंखल और घृणित महिला हूं? जुन एर ने गूफेई को बहुत देर तक घूरा, उसके गालों पर चुपचाप आंसू बह रहे थे। उसने गूफेई से गुस्से में पूछा, डिंग, जुन एर को गुस्सा आता है? भावना का मूल्य जोड़ 100 है। जुन एर पहले से ही सुंदर थी और इस समय उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने एक मार्मिक सुंदरता का परिचय दिया। अधिकांश पुरुष इस दृश्य को देखकर उसे सांत्वना देने की इच्छा महसूस करेंगे। हालांकि गूफेई को बिल्कुल भी दया नहीं आई, वह ठंडा और उदासीन रहा। नहीं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपना सारा ध्यान किसी दूसरे आदमी पर केंद्रित कर सकती हो और फिर भी मुझसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं तुम्हें शुद्ध और गुणी समझूं? गूफेई ने तिरस्कार के साथ कहा, अगर कोई कुछ घृणित काम करता है तो वे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे लोग उसे न बुलाएं? दुनिया में ऐसा कहाँ संभव हो सकता है? गूफेई की बात सुनकर शब्दों के साथ जुनर का शुरुआती गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया, उसकी जगह शर्म की भावना ने ले ली। उसे समझ में आ गया कि इस मामले में वह वाकई गलत थी। डिंग! जुनर को अपराधबोध महसूस होता है, भावना का मूल्य जोड़ 100 है। गूफी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एक पल के बाद जुनर ने अपना संयम थोड़ा संभाला और गूफी की तरफ देखा, लेकिन वह सीधे उसकी नज़र से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाए। अपने होंठ काटते हुए उसने कहा, मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी। मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। डिंग! जुनर को अपराधबोध महसूस होता है, भावना का मूल्य जोड़ 100 है। उस आदमी को ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो तुम्हारे पति के रूप में मुझे भी कभी नहीं मिले। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम उसके साथ नहीं सोई हो, इसे धोखा नहीं माना जाता? अगर तुम उसे इतनी बुरी तरह से देखना चाहती हो तो उसे गू कबीले में क्यों नहीं लाती ताकि वह मेरी जगह ले ले? गूफी ने उसका मजाक उड़ाना जारी रखा। तुम, गूफी, इतनी घिनौनी बातें मत करो। मैं उसे सिर्फ एक परिवार के सदस्य के रूप में देखता हूँ। गूफी के शब्द बेहद तीखे थे और जुनर बेहद शर्मिंदा होकर एक बार फिर गुस्से का भाव दिखा। क्या मैंने जो कहा वो घिनौना है? तो क्या तुमने जो किया वो और भी घिनौना नहीं है? गूफी ने पलटकर जवाब दिया। इसने जुनर को चुप करा दिया। क्या मैंने सही निशाना लगाया और अब तुम परेशान हो? गूफी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा और हैरान जुनर को देखा। जुनर ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसे घबराहट और शर्म दोनों महसूस हो रही थी। डिंग! जुनर को घबराहट और शर्म का अनुभव होता है, भावना मूल्य जोड़ 100। जुनर, मैं मानता हूं कि मैं एक बार तुम्हें सच में पसंद करता था। तुम्हारे लिए मैं लगभग खुद को खो चुका था। मैंने तुम्हें सब कुछ देने की पूरी कोशिश की। तुम जो भी चाहती थी मैंने कभी मना नहीं किया। लेकिन तुमने हमेशा सोचा कि यह कुछ ऐसा है जिसके तुम हकदार हो। मैंने सोचा था कि यह सब अस्थायी है, कि अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता रहा तो एक दिन तुम अपना दिल मेरे लिए खोल दोगी। अब मैं आखिरकार समझ गया हूं कि तुम्हारा दिल हमेशा किसी और आदमी का था। चूंकि तुम्हारा दिल यहाँ नहीं है और तुम्हारा शरीर मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है, तो अब तुम्हें मेरे स्नेह का मुफ्त में आनंद लेने का अधिकार नहीं है।
गूफी की निगाहें बर्फीली ठंडी थीं, उसकी आवाज़ तीखी और गंभीर थी। जैसे ही ये शब्द निकले, जुनर के दिल में शर्म की भावना और भी मजबूत हो गई, जिससे वह अवाक रह गई। डिंग, जुनर को अत्यधिक शर्म का अनुभव होता है। भावना मूल्य जोड़ 300। अध्याय 3, 7वीं स्तरीय कीमिया कौशल। तुमने मुझे, अपने पति को किस स्थिति में डाल दिया? हम शादीशुदा हैं, लेकिन तुम अपने दिल को नियंत्रित नहीं कर सकते। गूफी की आवाज़ धीमी और ठंडी थी। जुन एर ने गूफी के चेहरे पर ठंडे भाव को घूरते हुए ऊपर देखा। वह समझाना चाहती थी, लेकिन खुद को कुछ भी कहने में असमर्थ पा रही थी। कई मायनों में गूफी सही थी। अब जब वह शादीशुदा थी, तो उसे स्वाभाविक रूप से अन्य पुरुषों से खुद को दूर कर लेना चाहिए। हालांकि वह गूफी की भावनाओं पर कभी विचार नहीं करती थी, या शायद उसने उन पर विचार किया था लेकिन कभी परवाह नहीं की थी। डिंग, जुन एर डर और टूटने का अनुभव करती है। भावना मूल्य जोड़ 300। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलो बस तलाक ले लेते हैं। चूंकि तुम अपना शरीर मुझे देने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। गूफी ने अपने सामने खड़ी जुन एर को शांति से देखा, उसकी आवाज़ उदासीन थी। मैं, जुन एर ने अपना मुंह खोला, लगभग कह रही थी, मैं तुम्हें अपना शरीर दे सकती हूँ। लेकिन किसी कारण से शब्द उसके होठों से निकलने से पहले ही रुक गए। क्या मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हूँ? गूफी के दृढ़ भाव को देखकर जुन एर का चेहरा पीला पड़ गया, उसका दिल दुख से भर गया। डिंग, जुन एर दुख, दर्द और शर्म का अनुभव करता है। भावना मूल्य जोड़ 300। क्या मेरे पास तुम पर भरोसा करने का कोई कारण है? गूफी ने पलटवार किया। मैं इस समय जुन एर का दिमाग खाली हो गया, वह पूरा वाक्य बनाने में असमर्थ थी। बस चलो एक दूसरे के लिए चीज़ें मुश्किल किए बिना अच्छे संबंधों के साथ अलग हो जाते हैं। आज रात मैं घर से निकल जाऊंगा। गूफी का जुन एर के साथ बहस जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। ये शब्द पीछे छोड़कर वह मुड़ा और नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। ये घर जुनर का था। पहले गूफी ने हर बात में जुनर की बात मानी थी, इसलिए उनकी शादी के बाद भी जब जुनर ने अपने घर में रहने की इच्छा जताई तो गूफी ने तुरंत सहमति दे दी। अब जब बात इस हद तक बढ़ गई थी, तो गूफी को स्वाभाविक रूप से रहने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। नहीं, तुम मेरे पति हो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जुनर ने जल्दी से अपना सिर घुमाया, गूफी से जिद्दीपन से विनती की। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं चली जाऊं, तो मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुम आज रात हमारी शादी पूरी करोगे? जुनर के शब्दों को सुनकर गूफी ने भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखों में एक अवर्णनीय घृणा भरी हुई थी और उसने एक आखिरी सवाल पूछा। जुनर के पास शब्द नहीं थे। उसने पहले भी इस बारे में सोचा था, लेकिन अब वह तैयार नहीं थी। ठीक है, कल सुबह मैं जाकर कबीले के नेता को इस मामले की जानकारी दूंगी। इस बार बांस की इमारत से गूफी के कदम दृढ़ थे। जुनर के उसे मनाने की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वह नहीं रुका। ... अब तक रात हो चुकी थी और अंधेरे ने जमीन को ढक लिया था। आसमान से ठंडी चांदनी बरस रही थी, जिसने पूरी पर्वत श्रृंखला पर एक हल्का चांदी का पर्दा डाल दिया था। पर्वत श्रृंखला के केंद्र में महलनुमा इमारतों का एक समूह खड़ा था, जो प्राचीन जानवरों की तरह उठती गिरती थी, चांदनी के नीचे पुरातनता की हवा को बाहर निकालती थी। गूफी अकेले इन प्राचीन महलों से दूर एक पर्वत शिखर पर खड़ी थी। इस समय आसपास का माहौल असाधारण रूप से शांत था, जो गूफी के दिल में शांति को दर्शाता था। अब से मैं अपनी सारी ऊर्जा जुनर को खुश करने की कोशिश में खर्च नहीं करूंगी। गूफी ने राहत की भावना महसूस करते हुए गहरी सांस छोड़ी। ये पर्वत शिखर वह स्थान था जहां वह विवाह से पहले रहता था। उसे इस स्थान पर आए हुए आधा साल हो गया था। जैसे जैसे वह धीरे धीरे अपने पूर्व निवास की ओर बढ़ता गया, गूफी ने अपनी भविष्य की योजनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। ये डुक्यूई महाद्वीप था जहां अनगिनत लोगों ने अपना जीवन एक महान डू भगवान बनने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में बिताया। गूफी कोई अपवाद नहीं था। 10 साल पहले गूफी ने इमोशन अपग्रेड सिस्टम को सक्रिय किया था, जिससे वह एक साधारण व्यक्ति से गो कबीले का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। इमोशन अपग्रेड सिस्टम। इस सिस्टम का काम सरल था। गूफी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महान भाग्य वाले लोगों में भावनात्मक उतार चढ़ाव को भड़काकर भावना अंक एकत्र कर सकता था। इन भावना अंकों का उपयोग उसकी विभिन्न क्षमताओं को उन्नत करने के लिए किया जा सकता था। इस दुनिया में लगभग सभी महान भाग्य वाले लोग मूल उपन्यास के नायक जियाओ यान के आसपास के लोग थे। भविष्य के फ्लेम सम्राट के रूप में जियाओ यान का भाग्य स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों से कहीं अधिक था। जियाओ यान के अलावा महान भाग्य वाले अधिकांश अन्य लोग उत्तर पश्चिम महाद्वीप में केंद्रित थे। पिछले कुछ वर्षों में गूफी ने लगभग पूरी तरह से जुन एर पर ध्यान केंद्रित किया था। जुन एर को गू कबीले में वापस लाने के लिए उसने गू दायरे में लगन से प्रशिक्षण लिया था।
इसके अलावा गू कबीले के कुछ सदस्यों के पास थोड़ी मात्रा में भाग्य था, जिससे गूफी को तेजी से प्रगति करने में मदद मिली। हालांकि कम भाग्य वाले लोगों और उच्च भाग्य वाले लोगों से प्राप्त भावना बिंदुओं में बहुत अंतर था। उदाहरण के लिए, एक साधारण व्यक्ति को उकसाने से गूफी को केवल 0.1 या 0.5 भावना अंक मिल सकते हैं, लेकिन जुनर जैसे किसी व्यक्ति को उकसाने से, जो बहुत भाग्यशाली है, वह कई 100 भावना अंक प्राप्त कर सकता है। इसलिए अधिक भावना अंक एकत्र करने के लिए गूफी को डुक्यूई महाद्वीप के भाग्य धारकों को एक साथ इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। भावना अंक 4000 अगले ही पल केवल गूफी को दिखाई देने वाला एक पैनल उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। गूफी को याद आया कि जब उसने जुनर से तलाक के लिए कहा था, उससे पहले उसके भावना अंक मुश्किल से 2000 से अधिक थे, लेकिन अब वे दोगुने होकर 4000 हो गए थे। इतने लंबे समय तक इन भावना बिंदुओं को बचाने के बाद अब मेरे गुणों को अपग्रेड करने का समय आ गया है। गूफी के दिमाग में एक विचार कौंधा। विशेषता पैनल तुरंत उसके सामने आ गया। होस्ट गूफी, आयु 16, शक्ति स्तर 7 सितारा डू पूर्वज, योग्यता 190-110 सितारा डू सम्राट रक्तरेखा योग्यता है। काया 78 रॉयल रक्तरेखा के अंतिम चरण के 7वें रैंक जादुई जानवर के बराबर। आत्मा प्रारंभिक आत्मा क्षेत्र। तकनीक महान ज्वाला हृदय सूत्र निम्न स्वर्ग रैंक। डू कौशल ज्वाला भक्षण जेल उच्च पृथ्वी रैंक सनबस्ट फिंगर मध्य पृथ्वी रैंक। स्वर्गीय सितारा कदम उच्च पृथ्वी रैंक आंदोलन तकनीक। कीमिया 6 स्तरीय। सिस्टम पैनल बहुत संक्षिप्त था और गूफी इससे बहुत परिचित था। सिस्टम कीमिया को अपग्रेड करें। गूफी ने सिस्टम को एक आदेश जारी किया। डिंग होस्ट का वर्तमान कीमिया स्तर 6 स्तरीय है। 7 स्तरीय में अपग्रेड करने पर 3999 इमोशन पॉइंट खर्च होंगे। अभी अपग्रेड कर रहा हूं। बस अगले ही पल गूफी के दिमाग में बहुत सारी जानकारी भर गई। कीमिया के बारे में ज्ञान उसके दिमाग में मजबूती से बैठ गया। कीमिया एक गहन और व्यापक अनुशासन था। सिस्टम ने उसे जो जानकारी दी थी वह भी हिमशैल का केवल एक छोटा सा हिस्सा थी। गूफी ने अपने दिमाग में कीमिया के ज्ञान की सावधानीपूर्वक समीक्षा की, पूरी तरह से उसमें डूब गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि शीर्ष स्तरीय कीमियागर बनना कितना मुश्किल है, लेकिन जब तक उसके पास सिस्टम था, वह दिन आ सकता था जब वह एक कीमियागर बन सकता था जो पूरे महाद्वीप को हिला सकता था। वह पूरी तरह से सिस्टम पैनल में लीन था, और चूंकि वह उस पहाड़ पर था जहां उसका निवास था, गूफी ने बाहर कुछ भी नहीं देखा। कुछ ही दूरी पर गो कबीले की एक खूबसूरत युवा लड़की चुपचाप गूफी को देख रही थी। अध्याय 4 बड़ी खुशखबरी, भाई गूफी तलाक चाहता है। युवती का नाम गू यून्यू था। पूरे गू कबीले में उसकी ताकत को काफी प्रभावशाली माना जाता था। अपने अच्छे रूप और अच्छी ताकत के कारण गू यून्यू के कई प्रशंसक थे। हालांकि वह जुन एर से तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन जुन एर के चले जाने के बाद गू यून्यू को युवा पीढ़ी के बीच एक छोटी देवी के रूप में देखा गया। हालांकि वह हमेशा गूफी की प्रशंसा करती थी, जो गू कबीले की युवा पीढ़ी की शीर्ष प्रतिभा थी। उसके मन में उसके लिए बहुत पहले से भावनाएं विकसित हो गई थीं, लेकिन जब गूफी ने कबीले के नेता से पहली बार जुन एर से शादी करने का अनुरोध किया तो उसका दिल टूट गया। हर रात गू यून्यू को आश्चर्य होता कि वह जुन एर की तुलना में इतनी अच्छी क्यों नहीं थी। जुन एर ने बहुत पहले ही गू कबीले को छोड़ दिया था, जबकि गू यून्यू गूफी के साथ बड़ा हुआ था। फिर भी साथ साथ बड़े होने का बंधन भी जुन एर के आकर्षण को पार नहीं कर सका। इसके बावजूद गूफी के जुन एर से शादी करने के बाद गू यून्यू अभी भी हर रात यहाँ आती थी, उसे याद करती हुई। गूफी इतनी शानदार थी कि वह उसे जाने नहीं दे सकती थी। आज गूफी को फिर से देखकर ऐसा लगा कि उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई है। वह अब उसकी शक्ति या उसके भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। गूफी अपने सिस्टम इंटरफेस की सावधानीपूर्वक जांच कर रही थी और गू यून्यू अपने हाथ पर अपनी थोड़ी टिकाए उसे चुपके से देख रही थी, विचारों में खोई हुई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी सांस अस्थिर हो गई। गूफी ने जल्दी से आसपास की गड़बड़ी को नोटिस किया। वहां कौन है? उसने सावधानी से देखा और पाया कि यह वह लड़की थी जिसके साथ वह बड़ा हुआ था, गू यून्यू। गूफी की तीखी निगाहों से चौंककर गू यून्यू को डर था कि उसे पता चल सकता है कि वह कई दिनों से उसे चुपके से देख रही थी। गू यून्यू को घबराहट का अनुभव हुआ। भावना अंक जोड़ 3। घबराहट में उसने अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए बात की। भाई गूफी, तुम जुन एर के साथ क्यों नहीं हो? उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने देखा कि गूफी बिल्कुल अलग लग रहा था, उसकी आंखें दूर थीं। पहले जुन एर का नाम सुनते ही वह मुस्कुरा उठता था और उसकी नज़रें नर्म हो जाती थीं, लेकिन अब वह उदासीन लग रहा था, मानो वह किसी अजनबी का नाम सुन रहा हो। अब मुझे जुन एर के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। गू यून्यू के दिल में एक असामान्य भावना उमड़ पड़ी। कुछ महसूस करते हुए उसने सहज रूप से और अधिक के लिए दबाव डाला।
हम अब ज़रूरत नहीं है। जुन, एर और मैं तलाक की तैयारी कर रहे हैं। गूफी ने गू यून्यू की आंखों में देखा। उसने उनमें उम्मीद की झलक देखी। गू यून्यू प्रत्याशा का अनुभव करता है। भावना अंक जोड़ 5। सिस्टम प्रॉम्प्ट सही समय पर आया। गूफी ने गू यून्यू के लाल चेहरे को देखा और समझ गया। क्या ये हो सकता है कि यह लड़की उसके तलाक की उम्मीद कर रही थी? क्या वह संभवतः उसे पसंद करती है? जैसे ही गूफी बोलने वाला था, एक जानी पहचानी आवाज़ ने उसे बीच में रोक दिया। मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। गूफी और गू यून्यू दोनों आवाज़ के स्रोत की ओर मुड़े। यह जुन, एर थी, जो अभी अभी आई थी। जुन, एर क्रोध का अनुभव करता है। भावना अंक जोड़ 100। वह गुस्से में दिख रही थी। उसकी नज़रें गू यून्यू को घूरते हुए अमित्र थीं। गू यून्यू असहाय महसूस करते हुए पीछे हट गया और गूफी को देखा। उसे सहज रूप से उसकी मदद मांगते हुए देखकर जुन, एर बोलने वाला था, लेकिन गूफी ने उसे रोक दिया। तुम क्या कर रही हो यहाँ? गूफी की आंखें निराशा और गुस्से से भरी हुई थीं। उसने उसे डांटा, तुम्हारे दिल में पहले से ही कोई और है, तो तुम मुझे घृणा करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? जुन, एर ने घबराहट में अपने निचले होंठ को काटा, यह महसूस करते हुए कि वह गलत थी। लेकिन फिर भी गूफी को गू यून्यू के साथ यहाँ नहीं होना चाहिए। तो तुम यहाँ गू यून्यू के साथ क्या कर रही हो? अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम उससे पहले ही शादी कर लेती? जुन, एर की खूबसूरत आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उसकी असंतोष उसकी कल्पना से बढ़ रहा था। हालांकि वह भाई जियाओयान से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह गूफी को गू यून्यू की देखभाल करने की अनुमति नहीं देगी। जुन, एर को गुस्सा आता है। भावना अंक जोड़ 100। जुन, एर ने गूफी को घूर कर देखा और अपने मन की बात कही। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उसकी वजह से मुझसे तलाक लेना चाहती हो? गूफी ने निराशा से उसकी ओर देखा और आह भरी। जुन, एर अब भी उतनी ही सुंदर और चमकदार थी, लेकिन वह छोटी लड़की नहीं थी जिसे वह पहले जानता था। जुन, एर, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं इस लड़की के साथ बड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह उसकी परवाह करना सामान्य बात है न? तुम्हें सभी लोगों में से पता होना चाहिए कि मैं तलाक क्यों चाहता हूँ। जुन, एर की आंखें लाल थीं, फिर भी उसने हठपूर्वक गूफी की निगाहें पकड़ रखी थीं। लड़कियां संवेदनशील होती हैं और उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि गू यून्यू के मन में गूफी के लिए भावनाएं थीं। पहले गूफी हमेशा दूसरी महिलाओं से दूरी बनाए रखता था, जो ठीक था। लेकिन अब गूफी उसका पति था और भले ही वह उसे पसंद न करती हो, वह गू यून्यू को उस पर लालच नहीं करने देगी। क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेने जा रही हो? मैं और क्या कर सकता हूँ? एक हरी टोपी पहनो और देखो कि तुम वह सब कुछ उसे दे दो जो मैं तुम्हें देता हूँ। जुन, एर की नज़र डगमगा गई, लेकिन उसने गू यून्यू के सामने अपना चेहरा खोने से इनकार कर दिया। जुन, एर को शर्मिंदगी महसूस हुई। भावना अंक जोड़ 8। गू यून्यू चुपचाप गूफी के पीछे खड़ी थी, उनकी बातचीत सुन रही थी। वह इस बात को लेकर उत्सुक थी कि गूफी अचानक तलाक क्यों चाहती है। उसके भारी शब्दों को सुनकर गू यून्यू को कुछ महसूस हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि जुन, एर के मन में किसी और आदमी के लिए भावनाएं थीं? गूफी और कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और अंतहीन रात की ओर देखा। तुम दोनों, देर हो चुकी है। कृपया घर जाओ, मुझे आराम करने की ज़रूरत है। जुन, एर ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। वह वास्तव में उसे जाने के लिए कह रहा था, लेकिन गूफी का रवैया दृढ़ था, इसलिए उसके पास गू यून्यू के साथ पहाड़ से उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गूफी बिना किसी और विचार के अपने कमरे में लौट आया, अपने सिस्टम इंटरफेस की समीक्षा की और फिर पूरी रात प्रशिक्षण लिया। अगली सुबह गूफी सीधे गू कबीले के क्षेत्र में एक भव्य हॉल में चला गया। वह पूरी रात सोया नहीं था, लेकिन उसने पहले ही जुनर के बारे में अपना मन बना लिया था। आधे साल की संगति के बाद अगर वह उसका दिल नहीं जीत सकता था, तो उसे जाने देना ही बेहतर था। तो गूफी गू युआन के आने के लिए हॉल में इंतजार कर रहा था। उसने गू युआन से मिलने और तलाक का प्रस्ताव रखने की योजना बनाई। उसने गू युआन से जुनर से शादी करने का अनुरोध किया था और अब वह तलाक का अनुरोध कर रहा था। गूफी ने एक कड़वी मुस्कान दी, लेकिन फिर उसने पिछली रात हासिल की गई भावना के बारे में सोचा और उसके चेहरे पर थोड़ी राहत की भावना दिखाई दी। गू कबीले के भव्य हॉल में थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक व्यक्ति चुपचाप सम्मान की सीट पर दिखाई दिया। ये व्यक्ति लगभग 40 साल का लग रहा था, एक साधारण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह, साधारण लिनन के कपड़े पहने हुए, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये व्यक्ति गू युआन था, गू कबीले का नेता। इस समय गू युआन ने गूफी को एक दयालु नज़र से देखा। कबीले के नेता के रूप में, वह युवा पीढ़ी के नेता के रूप में गूफी की ताकत से बहुत खुश थे। जुनर के पिता के रूप में उनके दामाद के बारे में भी उनकी अच्छी धारणा थी। फिर भी गूफी को बहुत दबाव महसूस हुआ। आखिरकार उसके सामने गू कबीले का नेता खड़ा था, जो उसके दादा से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था।
डू के बिना इस युग में गू युआन अपनी दिवंगत 9 सितारा डूसेंट ताकत के साथ अजेय था। अध्याय 5, क्या तलाक के लिए कोई शांत अवधि होती है? आज तुम मेरे पास क्यों आए हो? गू युआन को पता नहीं था कि गूफी ने पिछली रात जुन एर को पहाड़ से भगा दिया था। जुन एर खुद जानती थी कि अगर दूसरों को पता चल गया तो यह उसके लिए अपमानजनक होगा। गू युआन की प्रतिक्रिया देखकर गूफी को एहसास हुआ कि उसे अभी भी नहीं पता था। शुरू में गूफी का इरादा सीधा होने का था, लेकिन जुन एर गू युआन की बेटी थी। एक बाघ भी अपने शावकों को नहीं खाता है, इसलिए कबीले के नेता के रूप में गू युआन शायद अपनी बेटी का खुलकर पक्ष न लें, लेकिन वह स्थिति को संभालने में निश्चित रूप से कुछ पक्षपात दिखाएगा। मेरी शादी को अब 6 महीने हो चुके हैं। जुन एर एक अच्छी इंसान है। हालांकि जुन एर की हरकतों को याद करते हुए गूफी हालांकि पहले से ही भावनात्मक रूप से टूट चुका था, फिर भी उसके स्वर में थोड़ी कड़वाहट महसूस हुई। शायद मैं उतना उत्कृष्ट नहीं हूं, क्योंकि जुन एर के मन में मेरे लिए भावनाएं नहीं हैं। शायद हम दोनों का साथ रहना किस्मत में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए सही जोड़ी हूं। गूफी वहीं रुक गया, उसकी नज़र गू युआन पर पड़ी, जो चुप रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि गूफी शादी खत्म करना चाहती थी? गू युआन को आश्चर्य हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5। गू युआन ने जल्दी से अपना आश्चर्य छिपाया, अपनी नज़र नीचे करके अपने नीचे बैठे गूफी को देखा। उस समय गूफी ही उसके पास आई थी, जुन एर से शादी करने पर जोर दे रही थी। गूफी युवा पीढ़ी का नेता था जिसका भविष्य उज्ज्वल था। गू युआन ने उसे बड़ा होते देखा था, इसलिए वह शादी के लिए राजी हो गया। लेकिन सिर्फ 6 महीने में चीज़ें इतनी तेज़ी से कैसे बदल सकती हैं? लेकिन इसके तुरंत बाद गू युआन को गुस्सा आ गया। भले ही जुन एर निर्दोष थी, लेकिन तलाक से उसकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचेगा। गूफी ने चुपचाप गू युआन की प्रतिक्रिया देखी और अगले ही पल उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। गू युआन को गुस्सा आता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5। गूफी समझ गया कि गू युआन शायद अपनी बेटी के लिए खड़ा होने वाला है। गू युआन निश्चित रूप से उससे सवाल करेगा और गूफी को अपने शब्दों को सावधानी से तैयार करने की आवश्यकता होगी। उसका स्पष्टीकरण सौम्य होना चाहिए। गू युआन की अभिव्यक्ति सख्त हो गई और अनजाने में उससे एक हल्का दबाव निकला। उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, ये सिर्फ एक प्रतिवर्त था। जैसे ही गू युआन गूफी से असली कारण पूछने वाला था, एक महिला की आवाज़ आई, पिताजी, मैं गूफी को तलाक नहीं दूंगी। अगले ही पल जुनर, जो पूरी रात सोई नहीं थी, जल्दी से अंदर आए और ऐसा करते हुए उसने अपनी स्कर्ट उठाई। जुन एर उत्साहित महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5। गूफी ने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान दबा ली। पूर्व पत्नी जो भावनात्मक मूल्य प्रदान करती रही थी, वह सामने आ गई थी। गू युआन ने उसके शोरगुल वाले व्यवहार को स्नेह और अस्वीकृति के मिश्रण के साथ देखा। उसे बैठने की अनुमति देने से पहले एक नर्म खर्राटे लिया। जुन एर ने गूफी के सामने बैठने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट की। वह उसके करीब बैठना चाहती थी, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिखा रहा था। आगे की परेशानी को न बुलाना बेहतर था। एक बार जब जुन एर बैठ गई तो गू युआन थोड़ा सीधा हो गया। उसकी चिंता स्पष्ट थी, क्योंकि उसने जल्दी से पूछा, गूफी आज सुबह मेरे पास कुछ चर्चा करने के लिए आया था। जुन एर, अपने पिता को बताओ, क्या तुम्हारे और गूफी के बीच कुछ हुआ है? उसकी चिंतित अभिव्यक्ति ने जुन एर को शर्मिंदा महसूस कराया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। जुन एर को शर्म आती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5। अपना सिर नीचे किए जुन एर ने जवाब देने से इनकार कर दिया, इसलिए गू युआन ने अपनी नज़र गूफेई पर घुमाई। आह भरते हुए गूफेई ने अनिच्छा से समझाया कि वह शादी क्यों खत्म करना चाहता है। जुन एर और मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। मुझे उम्मीद थी कि हम एक जोड़े के रूप में सामंजस्य बिठा पाएंगे, लेकिन वास्तव में हमारे बीच कभी भी सच्चा वैवाहिक संबंध नहीं रहा। उसके पहले चतुर्वाक्य ने गू युआन को स्तब्ध कर दिया। गू युआन ने अनुमान लगाया था कि जुन एर को गूफेई से तुरंत प्यार नहीं हो सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे 6 महीने में शादी नहीं कर पाएंगे। उसे उम्मीद थी कि उसके पास 2 चतुर और प्यारे पोते पोतियां होंगी, लेकिन अब वह उम्मीद खत्म हो गई थी। गू युआन ने देखा कि गूफेई के पास कहने के लिए और भी कुछ है और उसने उसे आगे बोलने के लिए सिर हिलाया। अगर यही एकमात्र मुद्दा होता तो मैं शादी खत्म करने के बारे में नहीं सोचता। क्या तुम्हें जियाओ परिवार याद है? जुन एर का चेहरा बदल गया। उसे डर था कि अगर गू युआन को इस बारे में पता चल गया तो वह उसे कैद कर सकता है, जिससे वह जियाओ यान से नहीं मिल पाएगी। इससे भी बदतर, उसे डर था कि गू युआन जियाओ यान से निपटने के लिए किसी को भेज सकता है। जुन एर घबराई हुई है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5। बेशक मुझे याद है, मैंने ही जुन एर को वुतान शहर में उस जियाओ परिवार के पास भेजा था। गू युआन ने जवाब दिया। गूफी जो कहने वाली थी उससे हैरान थी। जियाओ परिवार के नेता के बेटे जियाओ यान को कभी वुतान शहर में जीनियस माना जाता था।
वह और जुन एर एक साथ बड़े हुए और असाधारण रूप से अच्छे से घुल मिल गए, इतने अच्छे कि गूफी ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इतना अच्छा कि गू कबीले में लौटने के बाद भी वह चुपके से उसे उपहार देती थी। शायद वे सिर्फ दोस्त थे, लेकिन उसे डर था कि मैं नाराज हो जाऊंगा, इसलिए वह चुपके से मेरी पीठ पीछे जियाओयान से मिलने चली गई। जुन एर को शर्म आती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। अपना सिर नीचे किए जुन एर सुनती रही जब गूफी ने अपने पिता को धीरे से सब कुछ बताया जो उसने किया था। उसने इनकार तो नहीं किया, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। गू युआन को गुस्सा आता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5। गू युआन जुन एर से नाराज था, लेकिन वह गूफी की भावनाओं को भी समझता था। एक पुरुष के रूप में अगर उसकी महिला ने ऐसा कुछ किया होता तो वह इतना क्रोधित होता, इतना क्रोधित कि तलाक चाहता। लेकिन गू युआन की बेटी की गलती थी और स्वाभाविक रूप से वह उसे बचाना चाहता था। लेकिन उसे गूफी के लिए भी खेद हुआ और उसने अंदर ही अंदर आह भरी। जुन एर, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जियाओयान तुम्हारे पति जितना भी अच्छा नहीं है, फिर भी तुमने ऐसा शर्मनाक काम किया। तुमने मुझे वाकई निराश किया है। जुन एर को शर्म आती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 200। अपने पिता की डांट से जुन एर और भी शर्मिंदा हो गई। लेकिन फिर गू युआन ने अपना स्वर बदल दिया। जुन एर को अपने किए पर पछतावा जरूर है। क्यों ना आप दोनों कुछ समय लेकर इस पर विचार करें। अगर आप 1 महीने के बाद भी तलाक पर जोर देते हैं तो मैं इसके लिए राजी हो जाऊंगा। गूफी का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि डूक्यूई महाद्वीप में भी तलाक के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड जैसा कुछ होगा। बेशक गूफी इस तरह के बेतुके अनुरोध पर सहमत नहीं होना चाहता था। 1 महीना, क्या गू युआन ने सोचा था कि इससे वह जुन एर को उसके साथ विश्वासघात करने के लिए माफ कर देगा? लेकिन इस समय गूफी गू युआन का सीधे सामना नहीं कर सकता था। उसकी ताकत अभी गो कबीले के भीतर लापरवाही से काम करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसके पास अनिच्छा से सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कबीले के नेता, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। गू युआन ने संतुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन गूफी के अगले शब्दों ने उसे चौंका दिया। हालांकि मेरा मानना है कि 1 महीने के बाद भी मेरी भावनाएं अपरिवर्तित रहेंगी। गू युआन कबीले के नेता के रूप में काफी अधिकार रखता था। चूंकि उसने गूफी और जुनर के अलगाव को स्थगित करने का फैसला किया था, इसलिए गूफी को अस्थायी रूप से सहमत होना पड़ा। लेकिन भविष्य के बारे में कौन कह सकता है? अध्याय 6। एक जियो कबीले की हिम्मत कैसे हुई प्रतिस्पर्धा को बर्बाद करने की। गूफी खड़ा हुआ, गू युआन को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और फिर चला गया। पूरी बातचीत के दौरान उसने जुनर की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। जुनर और गू युआन दोनों ने इसे देखा। जुनर के भीतर एक अजीब सी भावना उभर रही थी। क्या गूफी पहले उससे बहुत प्यार नहीं करता था? चीज़ें इतनी तेजी से कैसे बदल गईं? उसने असंतोष में अपने होंठ काटे। गूफी के जाने के बाद गू युआन ने एक गहरी सांस ली। उसकी बेटी बिगड़ गई थी, अनियंत्रित और लापरवाह हो गई थी। शादी के बाद भी वह अभी भी दूसरे आदमी के साथ उलझी हुई थी। क्या ये सब गू युआन के अत्यधिक भोग विलास का नतीजा नहीं था? जुनर उसकी दिवंगत पत्नी से बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए उसने अनजाने में उससे अपनी उम्मीदें कम कर ली थीं। लेकिन अब ये कभी प्यारी और नाजुक बेटी एक ऐसी लड़की बन गई थी जो बिना किसी नियम या सम्मान के काम करती थी। गू युआन अब अनिश्चित था कि उसके पिछले निर्णय सही थे या गलत। वह देख सकता था कि गूफी के अनुरोध और उसकी प्रतिक्रिया धीरे धीरे गूफी के मन में जुन एर के लिए बचे हुए स्नेह को खत्म कर रहे थे। उसने इसका सारा दोष अपनी बेटी पर मढ़ा। जुन एर, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? चूंकि तुमने गूफी से शादी की है, इसलिए तुम्हें अपने कामों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तुम गुप्त रूप से किसी दूसरे आदमी से कैसे मिल सकती हो? इसके अलावा गूफी के मुकाबले जियाओयान का क्या महत्व है? उसके जैसा बेकार, क्या वह इसके लायक भी है? गू युआन ने बहुत पहले जियाओ कबीले की जांच करने के लिए स्काउट भेजे थे, इसलिए वह जानता था कि गूफी की जियाओयान के जीनियस होने की टिप्पणी झूठ थी। जियाओयान बेकार से ज्यादा कुछ नहीं था। युवा पीढ़ी की देवी जुन एर को उसके जैसे बेकार में कैसे दिलचस्पी हो सकती है? गू युआन का लहजा कठोर नहीं था, बस एक पिता की अपनी बेटी को दी जाने वाली सामान्य सलाह थी। उसे लगा कि उसका लहजा काफी कोमल था, लेकिन जुन एर शिकायतों से भरी हुई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह पूरी तरह से गलत थी। पिताजी, गूफी बिना किसी बात के इतना बड़ा बतंगड़ बना रही है। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? गू युआन ने जुनर को घूर कर देखा, लेकिन उसकी नम आंखों को देखकर उसका दिल नरम पड़ गया। वह बस एक आह भरकर हार मान सकता था। उसने जुनर को दूर करने के लिए अपना हाथ हिलाया और गूफी को मनाने के तरीके सोचने लगा। आखिरकार जाने से पहले गूफी के शब्द दृढ़ थे। वह वास्तव में जुनर को तलाक देना चाहता था। जुनर के जाने के बाद गू युआन लंबे समय तक चिंतन में बैठा रहा और फिर गूफी के दादा गूली से मिलने का फैसला किया ताकि युवा जोड़े के रिश्ते पर चर्चा की जा सके।
गू युआन को उम्मीद थी कि गू ली गूफी को पुनर्विचार करने के लिए राजी कर सकता है। गूफी अपने दादा का बहुत सम्मान करता था, इसलिए अगर गू ली उससे बात करता तो अभी भी उम्मीद हो सकती थी। इस बीच ये खबर कि गूफी और जुनर एक के बाद एक कबीले के नेता से मिलने गए थे, पूरे गू कबीले में तेजी से फैल गई। गू यून्यू की अफवाहों के साथ, जिसे पिछली रात जुनर के साथ पहाड़ की चोटी से खदेड़ दिया गया था, कहानी और भी व्यापक हो गई। गू यून्यू ने अपनी आंखों में एक धूर्त चमक के साथ जाने से पहले पिछली रात क्या हुआ था इसके बारे में कुछ विवरण बताए थे। गू कबीले में अफवाहें वहां से और तेज हो गईं। अब कबीले में कई लोग जानते थे कि गूफी और जुनर के रिश्ते में खटास आ गई थी। जब गूफी और जुनर की शादी हुई तो ये कबीले में एक गर्म विषय था। जुनर को युवा पीढ़ी की देवी के रूप में देखा जाता था और गूफी को उनमें से सबसे शक्तिशाली माना जाता था। उनके मिलन ने स्वाभाविक रूप से बहुत चर्चा को जन्म दिया, लेकिन अब केवल आधे साल बाद उनकी शादी टूटने की कगार पर लग रही थी, जिससे विवाद की एक नई लहर उठ खड़ी हुई। हॉल से निकलने के बाद गूफी अपने निवास पर वापस चला गया। अपनी गहरी इंद्रियों से उसने देखा कि चलते समय उसकी ओर फुसफुसाहटें और नजरें आ रही थीं। उसे पता था कि खबर फैल गई होगी। गूफी ने अपना सिर हिलाया। इस स्थिति से जो भी परिणाम निकले वह उसकी चिंता का विषय नहीं था। आमतौर पर जो लोग गूफी की चापलूसी करते थे वे दूर खड़े होकर आपस में फुसफुसाते रहते थे। कभी कभी उत्सुक, उत्साहित या नाराज नजरें उस पर पड़ जाती थीं। हालांकि गूफी को ये नजरें अच्छी लगती थीं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मिलने वाली भावनात्मक ऊर्जा के लिए। गूयू, जिज्ञासा भावना, भावनात्मक मूल्य जोड़े 1। गूफेयांग, नाराजगी भावना, भावनात्मक मूल्य जोड़े 1। गूयाओ, क्रोध भावना, भावनात्मक मूल्य जोड़ 5। हालांकि इनमें से किसी भी व्यक्ति की कोई खास नियति नहीं थी और उनके भावनात्मक मूल्य बाल्टी में एक बूंद की तरह थे, हर छोटी सी मदद ने मदद की। गूफी ने उन्हें दूर नहीं किया। हालांकि गूयाओ नाम के किसी व्यक्ति की क्रोध भावना ने उसका ध्यान खींचा। भीड़ में गूयाओ नाम के आदमी ने गूफी को गुस्से से देखा। वह गुस्सा खास तौर पर गूफी पर नहीं था। गूयाओ ने एक बार जुन एर की प्रशंसा की थी क्योंकि वह गू कबीले में युवा पीढ़ी की देवी थी, लेकिन जुन एर के गूफी से शादी करने के बाद गूयाओ को उसे छोड़ना पड़ा। वह खुद को एक सज्जन व्यक्ति मानता था और किसी और की पत्नी को लेने का अनैतिक कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि गूफी एक ऐसी व्यक्ति थी जिसका वह सम्मान करता था और प्रशंसा करता था। लेकिन अब यह जियाओ यान कोई नहीं कहीं से प्रकट हुआ था। यह जियाओ यान कौन था? वह तस्वीर में कैसे आया और वह उस पर इतना क्रोधित क्यों था? ये पता चला कि गुयाओ को गूलिंग से, जिसने एक बार जुन एर को लाया था, जुन एर और गूफी के बीच दरार के पीछे संभावित कारण के बारे में पता चला था। ये संभवतः उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जियाओ यान नाम के एक अज्ञात व्यक्ति के कारण था। अगर जुनर जियाओ यान की वजह से गूफेई से झगड़ रही थी तो इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं थीं। गुयाओ होशियार था और उसने एक ही संकेत से स्थिति को जल्दी से समझ लिया। एक बार उसने पीछे हट लिया था क्योंकि गूफेई बेहतरीन था और जुनर का पति बनने के योग्य था। लेकिन जियाओ यान के बारे में क्या? उसके जैसा कोई नहीं कैसे तुलना कर सकता था। गुयाओ जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा क्रोधित होता। उसका गुस्सा अब सिर्फ जियाओ यान पर ही नहीं था, ये गूफेई पर भी स्थानांतरित हो गया था। गूफेई की प्रणाली ने उसे पूरी तरह से सचेत कर दिया और उसने अपनी नज़र गुयाओ की ओर घुमाई, जो एक खिड़की के पास बैठा था। उसके चेहरे पर जानलेवा इरादे थे। गूफेई ने शांति से गुयाओ की नज़र से नज़र मिलाई, हल्की सी मुस्कान दी और पहाड़ पर चढ़ता चला गया। गूफेई के शांत व्यवहार को देखकर गुयाओ का गुस्सा और बढ़ गया। जियाओ यान जैसा बेकार व्यक्ति जुनर के दिल में गूफेई जैसे बेहतरीन व्यक्ति से कैसे आगे निकल सकता था? यह असहनीय था। जियो यान को खत्म करना ही था। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, गुयाओ ने फैसला कर लिया। वह तुरंत कार्रवाई करेगा। गुयाओ निर्णायक होने के लिए जाना जाता था और जियो यान अब अनजाने में उसके रास्ते में आ गया था। उसके जैसे एक बेकार व्यक्ति को खत्म करना आसान होगा। हालांकि गुयाओ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अंधाधुंध हत्या करता हो, लेकिन जियो यान ने एक ऐसी महिला को पाने की हिम्मत की थी जिसके वह कभी हकदार नहीं था। अगर गू युआन ने जुन एर को उस उजाड़ जगह पर नहीं भेजा होता तो जियो यान को अपने जीवनकाल में उसे देखने का भी मौका नहीं मिलता। अध्याय 7, गू कबीले का सबसे चमकीला कीमिया जीनियस। गुयाओ ने एक पल के लिए सोचा और अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक को बुलाया। तुरंत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर बढ़ो। सहयोगी, थोड़ा हैरान, उसकी ओर देखा। केवल गुयाओ की आंखों में तीव्र हत्या के इरादे भरे हुए थे। जियाओ यान को ढूंढो और उस कचरे को खत्म करो। गुयाओ की शक्तिशाली आभा और काली निगाहों से भयभीत सहयोगी को ठंडा पसीना आ गया और उसने तुरंत सहमति में अपना सिर झुका लिया। जब एक हत्यारे को जियाओ यान से निपटने के लिए भेजा जा रहा था, गूफी अपने पहाड़ की चोटी पर लौट आया।
थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने 7वीं रैंक की गोली को परिष्कृत करना शुरू करने का फैसला किया। 7वीं रैंक की गोली। बाहरी दुनिया में ऐसी प्रतिभा सभी को चकित कर देगी। गूफी बहुत छोटा था, केवल 16 साल का, और फिर भी वह एक 7वीं रैंक की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम था, जिसे कई कीमियागर अपने जीवनकाल में कभी हासिल नहीं कर सकते थे। कोई भी 7वीं रैंक की गोली नीलामी में खगोलीय कीमत प्राप्त कर सकती थी। कई 7वीं रैंक की गोलियां अनमोल खजाने थीं, जो भयंकर प्रतिस्पर्धा को भड़काने में सक्षम थीं। इससे पहले सिस्टम ने गूफी के कीमिया कौशल को 7वें स्तर तक उन्नत किया था। नतीजतन गूफी ने कई 7वीं रैंक की गोली व्यंजनों में भी महारत हासिल कर ली थी। कल रात देर तक जागते हुए गूफी के विचार केवल जुन एर के साथ अपनी शादी पर केंद्रित नहीं थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इन 7वीं रैंक की गोलियों के बारे में सोच रहा था। चूंकि अब उसके पास इतनी सारी गोली व्यंजनों तक पहुंच थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें परिष्कृत करना शुरू करना चाहता था। इस बार गूफी ने जिस गोली को परिष्कृत करने का इरादा किया था, वह एक ऐसी थी जो एक स्टार द्वारा डू पूर्वज की खेती को बढ़ा सकती थी, जिसका नाम सी बूस्टिंग पिल था। बाजार में ये गोली एक अनमोल 7वीं रैंक की गोली थी। इसका मुख्य लाभ यह था कि एक बार सेवन करने के बाद ये किसी भी दुष्प्रभाव के बिना डू पूर्वज की साधना को एक स्टार तक बढ़ा सकता था। अभ्यासी की नींव में कोई अस्थिरता नहीं होगी, अकेले गोली सीधे डू पूर्वज की शक्ति को बढ़ा सकती है। 7वें दर्जे के कीमियागर के लिए भी इस गोली को परिष्कृत करने में बहुत समय लगता था, और फिर भी विफलता की संभावना थी। गूफी 7वें दर्जे की गोली को परिष्कृत करने का प्रयास क्यों करना चाहता था? सिस्टम द्वारा प्रदान की गई गोली की विधि को याद करते हुए उसने खुद से कहा, बस समय बिताने के लिए। हाँ, गूफी के लिए एक गोली को परिष्कृत करना, जिसे तैयार करने में सामान्य 7वें दर्जे के कीमियागरों को सप्ताह या एक महीने भी लग सकते थे, बस समय बिताने का एक तरीका था। तलाक की कूलिंग ऑफ अवधि ठीक 1 महीने थी। शायद जब तक गोली तैयार होती तब तक समय समाप्त हो जाता। एक बार जब सब कुछ तैयार हो गया तो गूफी ने अपने निवास के बाहर एक अवरोध स्थापित किया। वह किसी महत्वपूर्ण क्षण में कोई व्यवधान नहीं चाहता था जो कीमिया प्रक्रिया को बर्बाद कर सकता था। दिन बीतते गए और गू कबीले में कोई भी मुख्य पात्र दिखाई नहीं दिया। गूफी और जुनर के बारे में चर्चा धीरे धीरे फीकी पड़ गई। नायकों को देखे बिना कौन जानता था कि वे क्या कर रहे थे। इसके अलावा दैनिक साधना काफी मांग वाली थी। पर्वत शिखर पर गूफी खिड़की के पास बैठा था, उसकी आंखें ध्यान में बंद थीं। उसके सामने एक छोटी और उत्तम कीमिया भट्टी से हल्की चमक निकल रही थी। कमरे में औषधीय जड़ी बूटियों की एक सूक्ष्म सुगंध फैल रही थी। आधे महीने बाद गूफी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। पर्वत शिखर के ऊपर का आकाश नाटकीय रूप से बदल गया था। शिखर से परे आकाश साफ और धूप वाला था, लेकिन शिखर पर काले बादल छा गए थे। बीच बीच में हिंसक गोली की गड़गड़ाहट हो रही थी। गोली की गड़गड़ाहट घनी और भयानक थी, जो इसे देखने वाले को भयभीत कर रही थी। गोली की गड़गड़ाहट जल्दी से बादलों में इकट्ठा हो गई और फिर बिजली की तरह गिर गई, सीधे पहाड़ की चोटी पर स्थित घर पर। ध्वनि और प्रभाव ने गो कबीले के कई लोगों को चौंका दिया, जो देखने के लिए जल्दी से वहां पहुंच गए। उनमें कई कीमियागर भी थे। एक युवा कीमियागर, जो युवा पीढ़ी के बीच काफी सम्मानित था, ने आकाश में गड़गड़ाहट को देखा और अविश्वास में दम तोड़ दिया। ये गोली की गड़गड़ाहट है जो केवल तब दिखाई देती है जब 7वीं रैंक की गोली पैदा हो रही होती है। हालांकि वहां केवल कुछ कीमियागर ही मौजूद थे, लेकिन वे सभी समझ गए थे कि 7वीं रैंक की गोली कितनी कीमती थी। एक युवा लड़की ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उसके चेहरे पर मजबूत व्यक्तियों के लिए उसकी लालसा दिख रही थी। किसने सोचा होगा कि भाई गूफी के पास न केवल असाधारण साधना है, बल्कि वह कीमिया में भी अत्यधिक कुशल है। वास्तव में भाई गूफी केवल 16 वर्ष का है। मिस जुनर को वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था। गू कबीले के एक बुजुर्ग, जो दूसरों द्वारा सम्मानित थे, ने अपनी आंखों में खेद के भाव के साथ बात की। आखिरकार मिस जुनर भी बेहद प्रतिभाशाली थीं और गूफी के साथ उनका मिलन निश्चित रूप से गू कबीले को और ऊपर ले जाएगा। हालांकि मिस जुनर के मन में किसी अन्य व्यक्ति के लिए भावनाएं थीं। चर्चाएं तेज होती गईं, उनमें से अधिकांश प्रशंसा से भरी थीं। प्रशंसा, ईर्ष्या और इसी तरह की ये सभी भावनाएं गूफी की प्रणाली द्वारा एकत्रित की गईं। गूतियान प्रशंसा महसूस करता है, जोड़ एक भावना अंक। गुयान प्रशंसा महसूस करता है, जोड़ एक भावना अंक। गुयाकिन को स्नेह महसूस होता है, जोड़ एक भावना अंक। ... ये सभी छोटे छोटे भावना अंक सिस्टम द्वारा एकत्रित किए जा रहे थे। गूफी ने संतुष्टि के साथ सुना, क्योंकि अंक लगातार बढ़ रहे थे। जबकि वृद्धि छोटी थी, एक स्थिर धारा अभी भी एक महान महासागर बना सकती है ना? अंतिम सूचना ने उसे मुस्कुरा दिया। जुन एर निराश महसूस करता है, जोड़ एक 00 भावना अंक। ये पता चला कि जुन एर भी वहां थी, गू कबीले के सदस्यों की भीड़ के बीच छिपी हुई थी।
गूफेई के सिस्टम को छोड़कर किसी ने भी उसके आने पर ध्यान नहीं दिया था। उस समय जुन एक छाया में छिपी हुई पहाड़ की चोटी पर घर को देखती रही, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सभी लोग। वह ये याद किए बिना नहीं रह सकी कि वह कुछ दिन पहले ही वहां रहती थी। अगर गूफेई ने तलाक का सुझाव नहीं दिया होता तो क्या वह भी सभी की ईर्ष्या की वस्तु होती। लोगों को दया आने के बजाय दया इसलिए आई क्योंकि उसने किसी और आदमी को चुना था। उसके इर्द गिर्द की सारी चर्चाएं जुनर के कानों तक पहुंच गईं। उसकी उच्च स्तरीय साधना के कारण शोरगुल भरी बातें उसके कानों और दिल में खंजर और तलवारों की तरह चुभ रही थीं। शुरू में क्या उसे गूफी के बारे में सब कुछ के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए था? इन लोगों की चर्चाएं सुनकर उसके दिल में निराशा की भावनाएं क्यों जाग उठीं? जुनर को बहुत बेचैनी महसूस हुई। अपने निचले होंठ को काटते हुए उसने भौहें सिकुड़ी और दूर पहाड़ की चोटी की ओर देखा। उसकी नज़रें एकाग्र नहीं थीं, वह विचारों में खोई हुई थी। हालांकि जुनर गूफी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मजबूत व्यक्तियों के लिए उसकी प्रशंसा उसे यहाँ ले आई, क्योंकि उसने एक शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस किया था, जैसे कि एक उच्च स्तरीय गोली की। वह उत्साह में शामिल होने के लिए दौड़ी। आखिरकार उसके पिता गू युआन बहुत नाराज थे और उन्होंने घोषणा की थी कि उसे 1 महीने के लिए घर से बाहर कर दिया जाएगा। जब तक गूफी अपने पिता से फिर से नहीं मिलती तब तक उसे स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंदर ही अंदर जुन एर गूफी को दोषी ठहराने से खुद को नहीं रोक पाए। आधे महीने बीतने के बाद उसे एक उच्च स्तरीय गोली के उभरने का आभास हुआ और वह चुपके से बाहर निकल गई, जबकि गू युआन ध्यान नहीं दे रहा था। रास्ते में जुन एर उत्साहित थी, ये सोचकर कि गो कबीले के बुजुर्गों में से एक ने एक उच्च स्तरीय गोली को परिष्कृत किया है। किसने सोचा होगा कि 7वीं रैंक की गोली को परिष्कृत करने वाला वास्तव में गूफी था। अध्याय 8 जुनर का टकराव। गूफी के हाथों से 7वीं कक्षा की गोली निकलते देख जुनर को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। कुछ सोचने के बाद उसने उस दिन जो कुछ हुआ था उसे कुछ समय के लिए अलग रखने का फैसला किया। आखिरकार ताकतवर की प्रशंसा करने की इच्छा गो कबीले के हर सदस्य के दिल में रहती है। हालांकि वह गूफी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन 7वीं कक्षा की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए उसे बधाई देने में कोई बुराई नहीं थी, है न? वह गूफी से मिलने के लिए खुद को मनाने में कामयाब रही और उसने जो अप्रिय चर्चाएं सुनी थीं उन्हें अपने दिमाग से निकाल दिया। जब जुनर गूफी को बधाई देने और शायद पिछली स्थिति को समझाने की तैयारी कर रही थी, तब भी उसे उसके साथ चीज़ों को ठीक करने की उम्मीद थी। आखिरकार गूफी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने पति के रूप में पाना उसके लिए गर्व की बात होगी। इस समय जुनर को याद नहीं आ रहा था कि गूफी ने अलगाव का प्रस्ताव क्यों रखा था। उसे अभी भी लगता था कि वह ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रहा था। क्या इतनी छोटी सी बात पर अलग होने का सुझाव देना ज़रूरी था? जुन एर सोचती रही कि अगर वह एक कदम पीछे हट गई तो गूफेई उसे माफ़ कर देगा। आखिरकार गूफेई उसे इतना पसंद तो नहीं करता था कि गू युआन से उसका पहला अनुरोध उससे शादी करना था। गूफेई उससे प्यार करता था, है न? लेकिन अगले ही पल जुन एर के कदम रुक गए। वह पहले ही पहाड़ की तलहटी तक पहुंच चुकी थी और चढ़ाई शुरू करने ही वाली थी कि एक नौकर ने उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया। माफ़ी चाहती हूँ मिस जुन एर, मालिक ने बेदखली का आदेश जारी किया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि कोई भी उसे परेशान न करे। नौकर का लहजा शांत था, उसमें एक स्पष्ट शिष्टाचार था, फिर भी यह उस तरह से नहीं था जिस तरह से वह आमतौर पर पहाड़ के मालिक की पत्नी से बात करता था। जुन एर की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। इन नौकरों ने उससे पहले कभी मिस जुन एर नहीं कहा था, न ही वे कभी इतने दूर रहे थे। अतीत में जब गूफी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और निष्कासन आदेश जारी कर रही थी, तब भी यह उस पर लागू नहीं हुआ। वह हमेशा इस पहाड़ पर आने जाने के लिए स्वतंत्र थी। ये गूफी ने उससे शादी करते समय वादा किया था कि डूक्यू से समृद्ध ये पहाड़ जुनर के लिए कभी भी निषिद्ध नहीं होगा। ये देखकर जुनर बोलना चाहती थी, लेकिन नौकर ने उसे तुरंत चुप करा दिया। मास्टर ने तुरंत अगली गोली को परिष्कृत करना शुरू करने का फैसला किया है और कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। नौकर की बातों से जुनर जैसी प्रतिभा भी दंग रह गई। वह एक और गोली को परिष्कृत करने जा रहा है, और ये देखते हुए कि गूफी इसे कितनी गंभीरता से ले रही है, ये संभवतः एक और उच्च श्रेणी की गोली है। जुनर अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या गूफी एक राक्षस है? 7वीं कक्षा के साधारण कीमियागर सिर्फ एक 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने के बाद पूरी तरह से थक जाएंगे। उन्हें ठीक होने में कई दिन या 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय लगेगा। आखिरकार ऐसी गोली को परिष्कृत करने के लिए न केवल बहुत ज़्यादा मात्रा में डूक्यूई की ज़रूरत होती है, बल्कि इससे व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। कुछ लोग 7वीं श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करते समय अपने सार को भी चोट पहुंचाते हैं, जिससे उनके लिए फिर से ताकत में आगे बढ़ना असंभव हो जाता है। लेकिन यहाँ गूफेई पहली गोली खत्म करने के तुरंत बाद दूसरी गोली को परिष्कृत करना शुरू करने वाला था।
क्या उसे बिल्कुल भी आराम करने की ज़रूरत नहीं है? वह बस एक सनकी है। नौकर के शब्दों के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए जुनर को हार माननी पड़ी। उसने हताशा में अपना पैर पटका और गुस्से में चली गई। ये सब एक व्यक्ति ने दूर से देखा। सब कुछ केवल भाग्य पर छोड़ा जा सकता है। उस व्यक्ति ने अपने दिल में आह भरी, एक पुराना और साधारण चेहरा दिखाया। हालांकि उसका रूप रंग सादा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी चमक आ जाती थी, जिससे उसकी उपस्थिति को नज़रअंदाज करना असंभव हो जाता था। ये गू ली, ब्लैक सबमर्ज्ड किंग, गू कबीले के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था, जो एक ऊंचे स्थान से स्थिति को देख रहा था। गू ली पिछले कुछ समय से दो युवाओं के बीच संघर्ष को देख रहा था, असहाय होकर मुस्कुरा रहा था और एक लंबी सांस छोड़ रहा था। गू युआन उस दिन इस मामले पर चर्चा करने के लिए उसके पास आया था और उसे अजीब तरीके से और चतुराई से गूफी को मनाने के लिए कहा था। ये सुनकर गू ली को स्वाभाविक रूप से पहले तो नाराजगी महसूस हुई। गू युआन के जाने के बाद उसने ठंडी सांस ली। उसके पोते को उसकी पोती ने धोखा दिया था और अब गू युआन चाहता था कि वह गूफी को जुन एर को माफ करने के लिए मना ले। कितना हास्यास्पद है। इसके अलावा गूफी कोई आम आदमी नहीं है, उसे पीछे क्यों हटना चाहिए? फिर भी कबीले के नेता ने इतनी ईमानदारी से अनुरोध किया था, इसलिए गूली के पास सही तौर पर सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि वह ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वह अपने पोते के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था। गूफी दृढ़ इच्छाशक्ति वाला था और वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जो वह नहीं करना चाहता था, भले ही गूली दादा के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। इसके अलावा निजी तौर पर गूली नहीं चाहता था कि उसका पोता, एक विलक्षण प्रतिभा, इस तरह का अपमान सहे। दुनिया में बहुत सारी महिलाएं हैं, गूफी को सिर्फ एक पर क्यों अटकना चाहिए? समय बीतता गया और गो कबीले के लोग उस पहाड़ पर जाते रहे जहां गूफी रहता था और प्रशंसा से देखते रहे। जैसे जैसे प्रशंसा और सम्मान की भावनाएं धीरे धीरे सिस्टम में घुलती गईं, आखिरकार दूसरी 7वीं कक्षा की गोली का जन्म हुआ। परिचित काले बादल और गोली की बिजली एक बार फिर पहाड़ के ऊपर इकट्ठी हो गई। गू कबीले के अनगिनत सदस्य फिर से गूफी के पहाड़ के चारों ओर इकट्ठा हुए और इस नज़ारे को देखा। जैसे जैसे गोली की बिजली बार बार गिरती गई, भयानक दबाव सैकड़ों मील तक फैल गया। बहुत से दर्शक पीले पड़ गए, दबाव को झेलने में असमर्थ। कुछ लोग इस बात को लेकर चिंता करने लगे कि क्या गूफी ठीक हो जाएगा। आखिरकार उसने अभी अभी 7वीं कक्षा की एक गोली को परिष्कृत किया था, उसकी बिजली का सामना किया था और अब वह ये सब फिर से करने की तैयारी कर रहा था। क्यों चिंता करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि गूफी कौन है? उसे सिर्फ गोली की बिजली से कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, गूफी के बारे में चिंता करने के बजाय क्यों न आप अपनी खुद की कीमिया कौशल सुधारने पर ध्यान दें। भीड़ में हंसी फैल गई और चिंता करने वाला व्यक्ति शर्मा गया और अपना सिर खुजलाने लगा। उसने मन ही मन तय किया कि अगली बार वह गूफी से सलाह लेगा। 16 साल का कीमिया का प्रतिभाशाली व्यक्ति, भले ही वह जीवन भर लगन से अभ्यास करे, लेकिन वह कभी भी इस स्तर पर नहीं पहुंच सकता। तभी जुन एर प्रकट हुई, पहाड़ की ओर तेजी से बढ़ रही थी। वह पहाड़ की तलहटी में खड़ी थी, उसकी भौहें गुस्से से उठी हुई थीं, उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। जुन एर को गुस्सा आता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 200। गूफी ने भौहें सिकुड़ी, पहाड़ की ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। बहुत नीचे उसने एक छोटी सी आकृति देखी। उस आकृति ने गहरी सांस ली और गुस्से से भरी आवाज में, जिसे डुक्यू ने बढ़ा दिया था ताकि पहाड़ की चोटी पर साफ सुना जा सके, चिल्लाया, गूफी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के व्यक्ति हो। तुम भाई जियाओयान की हत्या करने के लिए किसी को कैसे भेज सकते हो? भीड़ में हंगामा मच गया। जो लोग स्थिति को जानते थे वे जुनर के आरोप पर संदेह कर रहे थे, जबकि अन्य लोग विचार करने लगे या हिचकिचाने लगे। वुटैन शहर में जियाओ कबीले का बेटा जियाओयान भी जुनर का पूर्व प्रेमी था। क्या ऐसा हो सकता है कि गूफेई अपनी पत्नी द्वारा धोखा दिए जाने के बाद ईर्ष्या और आक्रोश से बाहर निकलकर जियाओयान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? शायद वह व्यभिचारी को मारना भी चाहता था। लेकिन जब किसी ने अस्थायी रूप से यह सुझाव दिया तो यह विचार तुरंत विरोध की लहर में डूब गया। असंभव, हम गूफेई के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या वह जुनर की वजह से किसी आम आदमी को चोट पहुंचाएगा? इसके अलावा गूफेई को अब जुनर बिल्कुल पसंद नहीं है और वह अंधाधुंध हत्या करने वाला व्यक्ति नहीं है। जो लोग स्थिति को जानते थे वे जुनर के एक तरफा दावे पर विश्वास नहीं करते थे, और जो नहीं जानते थे वे इसे मानने के लिए और भी कम इच्छुक थे। वे सभी जानते थे कि गूफेई किस तरह का व्यक्ति था। अध्याय 9, सच्चाई का खुलासा। गूफी अपनी दयालुता और विनम्रता के लिए जाने जाते थे और जुन एर के लिए उनका प्यार गहरा था। भले ही जुन एर ने उन्हें चोट पहुंचाई थी, लेकिन जुन एर अपने दर्द के बावजूद जियाओयान को मारने के लिए कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। गू कबीले के कुछ दयालु सदस्यों ने जुन एर को मनाने की कोशिश की।
मिस जुन एर, क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? हाँ, भाई जुन एर किसी को नुकसान पहुंचाना कैसे चाह सकते हैं? अपने आसपास के सभी लोगों को जुन एर का बचाव करते देखकर जुन एर ने निराशा में अपना पैर पटक दिया, उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम में से कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। गूफी स्पष्ट रूप से जियाओयान से ईर्ष्या करता है, इसलिए वह उसे नष्ट करना चाहता है। क्रोधित और नियंत्रण खोते हुए जुन एर ने अपने विचार उगल दिए, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले उसे पछतावा हुआ। जुन एर को पछतावा हुआ, भावना मूल्य जोड़ 100। हालांकि पछतावा व्यर्थ था। एक बार जब शब्द बोल दिए जाते हैं तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। जुन एर की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन उसमें उसकी डुक्यूई के साथ गू फेई ने पहाड़ की चोटी से सब कुछ स्पष्ट रूप से सुना। जुन एर के आरोपों और अनुचित व्यवहार का सामना करते हुए सामान्य रूप से सौम्य स्वभाव वाले गू फेई को भी गुस्सा आने लगा। हालांकि इसने तलाक के लिए उसके संकल्प को और मजबूत कर दिया। आज जुन एर आकर एक निराधार दावे के आधार पर उस पर आरोप लगा सकती है। कल क्या वह जियाओयान को खुलेआम उसके पहाड़ पर लाएगी? गू फेई ने धीरे से पहाड़ की ओर देखते हुए उपहास किया। फिर उसने गुस्से में जुन एर को अनदेखा करते हुए खिड़की बंद कर दी। गू फेई ने कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। जब कोई गलती खोजने पर अड़ा होता है तो कोई भी बहाना काफ़ी होता है। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसका उस पर आरोप लगाया गया था, लेकिन अगर जुनर को लगता है कि उसने ऐसा किया है तो ऐसा ही हो। उसे ही बेवकूफ़ रहने दो। बस बहुत शोर हो रहा था। गूफे ने आह भरी और अपने घर के चारों ओर एक घेरा बना लिया, जिससे अंदर का सन्नाटा फिर से लौट आया। गूफे ने जब एक छोटी सी गोली उठाई और उसे जांचने लगा तो हवा में दवा की हल्की सी महक फैल गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक और सफलता। जब गूफे दवा को परिष्कृत करने में व्यस्त था तो गू युआन को पहले ही पता चल गया था कि आज गूफे के पहाड़ के तल पर एक बेतुकी घटना हुई है। जुनर, जो स्पष्ट रूप से दुखी थी, गू युआन के पास खड़ी थी, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया गया था और इस बार गू युआन ने खुद घेरा बनाया था। अगर वह 3 दिन और रात भी बिताती तो भी वह इसे तोड़ नहीं पाती। अपने कामों पर ठीक से विचार करो, आज बहुत ज्यादा हो गया। जुन एर ने उसे घूरा और मुंह बनाया। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करूंगी और आपको और गूफी दोनों को स्पष्टीकरण दूंगी। ये कहकर वह चला गया। पूरी जांच के बाद गू युआन के निष्कर्षों ने उसे अनजाने में ही भौहें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने पाया कि गूफी ने किसी से बात नहीं की थी। लगभग 1 महीने तक गूफी ने अपने पहाड़ पर खुद को पूरी तरह से अलग थलग कर लिया था। उसने पूरा महीना दवा को परिष्कृत करने में बिताया था और कोई भी उसके घर के करीब नहीं आया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे गूफी जियोयान को मारने के लिए किसी को व्यवस्थित कर सके। पूरी तरह से सत्यापन के बाद ये निष्कर्ष निर्विवाद था। यही बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन जुन एर ने जवाब मांगना जारी रखा, इसलिए गू युआन के पास और गहराई से खोज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निशान का अनुसरण करते हुए उसने मामले से पूरी तरह से असंबंधित किसी व्यक्ति को खोज निकाला। वह व्यक्ति गू याओ था। गू युआन ने गू याओ को बातचीत के लिए हॉल में आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा। गू याओ ने जियोयान की हत्या करने के लिए किसी को भेजने की हिम्मत की, लेकिन उसे जवाबदेह ठहराए जाने का डर नहीं था। आखिरकार जियोयान एक बेकार व्यक्ति था। उसकी जान की परवाह कौन करेगा? गू युआन ने गू याओ से सख्ती से सवाल किया और गू याओ ने इस कृत्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। यह अपेक्षित था, लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक था और गू युआन ने उसे दंडित नहीं किया। गू याओ कौन था और जियाओ यान कौन था? जियाओ यान एक गिरते हुए कबीले से था। अगर जुनर ने इस मामले को दबाया नहीं होता तो गू युआन ने जांच करने की जहमत नहीं उठाई होती। एक विशालकाय चींटी पर पैर रख रहा है, कौन परवाह करेगा? भले ही गू याओ के लोग जियाओ यान को मारने में सफल हो गए हों, लेकिन एक अंतःप्रिय शक्तिशाली कबीले के नेता गू युआन जैसे व्यक्ति को परवाह नहीं होगी। इसके अलावा गू याओ ने उसे बताया कि जियाओ यान मरा नहीं था। उसके अधीनस्थों ने बताया कि जियाओ यान गंभीर रूप से घायल हो गया था और लापता था। ऐसा लगता है कि उसे एक रहस्यमय विशेषज्ञ ने बचाया था। गू युआन इस बात से कुछ हैरान था। उसकी बुद्धि के अनुसार जियाओ यान की वर्तमान ताकत उसके ध्यान देने योग्य नहीं थी। इसके अलावा न तो जियाओ कबीले और न ही पूरे वुतान शहर में कोई सर्वोच्च विशेषज्ञ था। जियाओ यान के पीछे कौन शक्तिशाली व्यक्ति था? लेकिन गू युआन ने जल्दी से इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि वह कई अन्य कामों में व्यस्त था। इस मामले को देखकर वह पहले ही जुनर के लिए अपनी सारी हदें पार कर चुका था। अपनी जिद्दी बेटी के बारे में सोचते हुए गू युआन ने गहरी सांस ली। इस घटना के कारण जुनर ने अपने पति पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह एक बार गूफी के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहती थी। अब उसने सभी सबूतों को नज़रअंदाज कर दिया और जिद करके गूफी को दोषी ठहराया।
अगर गूफी न होता तो भाई जियाओयान गंभीर रूप से घायल कैसे हो सकता था या लापता भी कैसे हो सकता था। जुनर ने पहाड़ की चोटी पर दूर के घर को गुस्से से देखा। गूफी, जो कई दिनों से उसके घर में रह रहा था, ने पुष्टि की किसी बूस्टिंग गोली एकदम सही हालत में थी। संतुष्ट महसूस करते हुए उसने अपने घर की मरम्मत शुरू कर दी, जिसे पिल लाइटनिंग ने बर्बाद कर दिया था। अचानक उसे याद आया कि वह समय बिताने के लिए दवा को परिष्कृत कर रहा था, और उसे तलाक के लिए 1 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि की याद आई, जो उसे बेतुकी लगी। अब जब 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था तो गू युआन को फिर से खोजने का समय आ गया था। गूफी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सब कुछ होने के बाद भी गू युआन कबीले के नेता के रूप में अपने पद का उपयोग करके उस पर दबाव डालने की हिम्मत करेगा। अध्याय 10 आखिरकार तलाक हो गया। इस बार गू युआन को जुनर के अनुचित व्यवहार के कारण वास्तव में शर्मिंदगी महसूस हुई। जुनर ने जो कुछ भी किया था और जिस तरह से उसने उसका पक्ष लिया था, गूफी को तलाक में देरी करने के लिए मजबूर किया था, उस पर विचार करते हुए उसका सिर पछतावे से झंझना उठा। उसने अपना सिर हिलाया, अब दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने में असमर्थ। उसने गू याओ के साथ अपनी बातचीत के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से एकत्र किए गए सबूतों को जुनर के सामने पेश किया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने गूफी के साथ गलत किया होगा। हालांकि जिद्दी होने के कारण उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और वहां से जाने से पहले असंतुष्ट खर्राटे लिए। हॉल के प्रवेश द्वार पर वह संयोग से गूफी से टकरा गई, जो जल्दी से वहां आ रही थी। एक बार एक जोड़े के रूप में उनकी मुलाकात अब जुनर के असंतोष और गूफी की पूरी उदासीनता से चिन्हित थी। जुनर रुक गई, अपने होंठ काट रही थी जैसे कि बोलना चाहती हो, लेकिन गूफी ने बिना देखे ही उसे अनदेखा कर दिया, जैसे कि वह वहां थी ही नहीं। गू युआन ने दरवाजे पर हो रही हलचल को देखा और चाय की चुस्की लेते हुए आह भरी। गूफी हॉल में खड़ा हुआ और दृढ़ निश्चयी था। उसने बहुत कम बात की, जिससे गू युआन उसके और जुन एर के बीच दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य पर विलाप करने लगा। गू युआन ने फिर से गंभीरता से पूछा, क्या तुम सच में जुन एर को तलाक देने के लिए दृढ़ निश्चयी हो? गूफी ने सिर हिलाया। हाँ, गू युआन ने आखिरी बार कोशिश की। कोई पछतावा नहीं। गूफी एक पल के लिए झिझकी। जुन एर प्रत्याशा महसूस करती है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 50। गूफी द्वारा अनदेखा किए जाने के बावजूद जुन एर हठपूर्वक दरवाजे पर खड़ी रही और वहां से नहीं गई। गूफी उसकी ओर पीट करके थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। अप्रत्याशित रूप से जुन एर ने अपने भीतर एक अजीब सी भावना को उठते हुए महसूस किया। क्या ये हो सकता है कि गूफी पुनर्विचार कर रहा था? वह कोई खिलौना नहीं थी जिसे जब चाहे बुलाया और खारिज किया जा सके, लेकिन अगर गूफी अपना मन बदल ले तो वह अनिच्छा से इसे स्वीकार कर सकती थी। अपनी बाहें क्रॉस करके और गाल फुलाकर वह इस पर उबल रही थी, तभी उसे गूफी की ठंडी आवाज़ सुनाई दी। कोई पछतावा नहीं। गूफी की पीठ को घूरते हुए जुनर की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। जैसे ही गू युआन बोलने वाला था, जुनर ने उसे बीच में रोक दिया और आगे बढ़कर गूफी के सामने खड़ी हो गई। क्या तुम सच में मुझे तलाक देने जा रही हो? तभी गूफी ने आखिरकार उस पर एक नज़र डाली। उसने जुनर की ओर देखा, उसकी आंखों में वह कोमलता और प्यार नहीं था जो कभी था। और क्या? जुनर जम गया, पहली बार पछतावे की कड़वाहट का स्वाद चख रहा था। जुनर को पछतावा होता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 10। गूफी जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने उसकी आस्तीन पकड़ ली। उसने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा भावना से रहित था, केवल पहली बार उसके आंसू देखने के लिए। जुनर उसके आंसुओं से उतनी ही हैरान लग रही थी जितनी उलझन में उसने उन्हें पहुंचते हुए। उसकी खूबसूरत आंसुओं से भरी आंखें किसी भी आदमी का दिल पिघला सकती थीं, लेकिन गूफी का नहीं। उसने ठंडेपन से अपनी आस्तीन उसकी मुट्ठी से खींची, विनम्रता से उसके बोलने का इंतजार करते हुए। मैं भाई जियाओयान को फिर कभी नहीं देखूंगा। क्या हम तलाक नहीं ले सकते भाई गूफी? गूफी की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। आखिरी बार जुनर ने उसे भाई कब कहा था? इस दुर्लभ घटना का इस्तेमाल अब उससे तलाक न लेने की विनती करने के लिए किया गया। उसके लिए जो भी भावनाएं बची थीं, वे उसके अपने हाथों से पूरी तरह से कुचल दी गईं। नहीं जुनर, तुम्हें समझना चाहिए, यह मेरे बारे में कभी नहीं था। गूफी मुड़ा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला गया। उसकी आवाज़ वापस आ गई। अब मुझसे भीख मांगने की जहमत मत उठाओ। हालांकि गूफी शारीरिक रूप से करीब था, जुनर को लगा कि वह अब उस तक नहीं पहुंच सकती। जुनर को पछतावा होता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 200। जुनर को दुख होता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 200। जुनर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में स्पष्ट दुख था। पिताजी, क्या मैंने वास्तव में कुछ गलत किया है? गू युआन ने उसकी ओर गहराई से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वह चला गया, उसकी आस्तीन उसके पीछे लहरा रही थी। भव्य हॉल में घटनाएं तेजी से फैल गईं। जुनर की संकीपन की गू कबीले के कई युवा सदस्यों ने निंदा की, जबकि गूफी के लिए सहानुभूति बढ़ी, जिसने उसके दुख को शालीनता से सहन किया।
भाई गूफी जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति और जुनर ने उसका दिल तोड़ दिया। हालांकि कई गू कबीले की महिलाओं ने जल्द ही इसे एक अवसर के रूप में देखा। गूफी के जुनर से तलाक के बाद क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अब उनके पास एक मौका था? किस लड़की ने इतनी रात में इतने सुंदर और प्रतिभाशाली आदमी के बारे में कल्पना नहीं की होगी? अगले दिनों में जब भी गूफी अपने पहाड़ से बाहर निकलता तो वह खुद को कई महिलाओं से घिरा हुआ पाता। बुजुर्गों की पोतियां उसके लिए फूल लाती, बचपन के दोस्त उसे सैर पर बुलाते और यहाँ तक कि उससे बड़ी कुछ महिलाएं भी उसका साथ चाहतीं। वे सभी उसके पास आने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढतीं। गुयान को स्नेह महसूस होता है, भावनात्मक मूल्य जोड़े 1। गूटी को स्नेह महसूस होता है, भावनात्मक मूल्य जोड़े 1। इन दिनों में भी ऐसी ही भावनाएं उमड़ती रहीं। एक दिन जब गूफी अपने पहाड़ पर साधना कर रहा था तो कई बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने आए। अपने साथ 2 या 3 छोटी शर्मीली युवतियां भी लाईं। लड़कियां कभी कभी बुजुर्गों के पीछे से झांकतीं, उनकी आंखें चमक उठती जब वे उसे देखतीं। भले ही गूफी धीमा होता, लेकिन उसे अब तक एहसास हो गया होता वे उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने प्यार से उसका हाथ थपथपाया, उससे निजी मामलों के बारे में बात की, उसकी पोती की सुंदरता और ताकत की सूक्ष्मता से प्रशंसा की। गूफी को पहले कभी किसी चीज का डर नहीं था, लेकिन बुजुर्गों और युवतियों की तीव्र निगाहों ने, जैसे कि वे किसी दुर्लभ खजाने की प्रशंसा कर रहे हों, उसे बेचैन कर दिया। आखिरकार उन्हें दूर भेजने के बाद गूफी ने एक लंबी सांस ली। हालांकि उनका इरादा अच्छा था, लेकिन वह इससे सहज नहीं था। इतनी सारी सुंदरियां, उन्हें चिंता नहीं थी कि वह ज्यादा भोग विलास कर सकता है। इसके कुछ दिनों बाद गूफी को समझ में आ गया कि इन लोगों की नज़रें उसे एक बेशकीमती शिकार के रूप में देख रही थीं। हालांकि लगातार हमलों के बावजूद गूफी कभी किसी की भी प्रगति पर सहमत नहीं हुआ। अभी उसका एकमात्र ध्यान मजबूत बनने पर था, लेकिन गू दायरे में रहना बहुत सुरक्षित था। जुन एयर के अलावा उसके सिस्टम को भावनात्मक मूल्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली कोई और नहीं था। दूसरे शब्दों में गूफी को गू दायरे में रहते हुए मजबूत बनना चुनौतीपूर्ण लगा। वह गू दायरे में शांति से साधना कर सकता था। आखिरकार यह संसाधनों से भरपूर था और उसके दादा गूली कबीले में एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। गूफी का भविष्य निस्संदेह उज्ज्वल होगा यदि वह कड़ी मेहनत के लिए प्रतिबद्ध हो। लेकिन सिस्टम की शक्ति का अनुभव करने के बाद गूफी एक जगह पर रहकर खेती करने से संतुष्ट नहीं हो सकता था। वह जल्दी से मजबूत बनना चाहता था, शीर्ष विशेषज्ञों को टक्कर देने की शक्ति हासिल करना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे अवसरों को जब्त करने की आवश्यकता थी, ऐसे अवसर जो केवल उसका सिस्टम ही प्रदान कर सकता था, एक देवता की तरह जो पर्याप्त भावनात्मक मूल्य के साथ कुछ भी कर सकता है। बहुत विचार विमर्श के बाद गूफी ने आखिरकार उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जाने का फैसला किया।